मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। मैं पंडित अमरेश भट्ट आप लोगों को हिंदी विषय को लेकर आया हूं और हिंदी के बारे में हमने चर्चा भी किया है। मैं आज एक बेस की बात करूंगा जिस पर पूरी हिंदी टिकी हुई है। जो आधार होता है उस पर आज हम बात करूंगा। पहली चीज़, अगर हिंदी का हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है क्या हिंदी एक भाषा है। तो आना यह चाहिए कि भाषा फिर क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो आइए हम जो है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, भाषा पर बात करते हैं। देखिए, भाषा जो है यह भष धातु से बना हुआ है। किससे? भष धातु से। और भष का अर्थ होता है व्यक्त करना। जैसे अगर हमने कहा भाषा की अगर हम बात करें तो यह जो भाषा जो है ये भष धातु से बना है। संस्कृत में होता है भष धातु और भष का अर्थ होता है व्यक्त करना। भष का अर्थ होता है व्यक्त करना या कहना। तो हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो यानी हम जो व्यक्त कर रहे हैं अपने विचार को कर रहे हैं। आपके मन में अगर कोई भाव उत्पन्न होते हैं, आपके मन में अगर कोई विचार उत्पन्न होते हैं, तो वह विचार या वह भाव जब आप प्रेषित करते हैं, मुझ तक प्रेषित करते हैं, मैं उसको समझता हूँ। मेरे मन में अगर कोई विचार उत्पन्न होते हैं तो उस विचार को मैं व्यक्त करता हूँ तो आप समझते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है यही भाषा कहलाता है। और ये जो भाषा है यह मुख्यतः दो रूपों में, गौणतः तीन रूपों में होता है। यानी पहला जो भाषा होता है, जो व्यक्त करने का माध्यम होता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अगर हम भाषा वर्गीकरण पर अगर हम बात करते हैं तो इसको तीन रूपों में जो हम विभाजित करते हैं, यानी मौखिक भाषा के रूप में। मौखिक मतलब होता है सिर्फ कहा जाए, ऐसा भाषा सिर्फ बोला जाए। जैसे रेडियो का प्रसारण सुनते हैं, मोबाइल से बातें करते हैं, तो मौखिक भाषा सिर्फ हम बोल करके अगर बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है? लिखित भाषा होता है, यानी जिससे हम लिख करके अपनी बातों, अपने विचारों, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक होता है सांकेतिक भाषा होता है, जो संकेत के माध्यम से बताया जाता है। सांकेतिक भाषा होता है, यानी जब हम किसी विचार को, किसी भाव को हम संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं और आप उसे समझ जाते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप ये देखते होंगे कि अंपायर जो है उंगली उठा देता है, तो उंगली उठाना का अर्थ हुआ कि जो पवेलियन में लोग हैं, जो क्रिकेटर है या जो बैट्समैन है वो भी समझ जाता है, जो गेंदबाज है वो भी समझ जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप बहुत सारे सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग भी देखे होंगे। उस प्रयोगों में आप देखे होंगे कहीं पर जो है ऐसे प्लस का निशान लगा रहता है, किसी किसी गाड़ी पर देखते हैं ऐसे बना रहता है, यानी ये संकेत बताता है यह किसकी गाड़ी है, डॉक्टर की गाड़ी है, मेडिकल से रिलेटेड है। आप तमाम स्कूल देखते होंगे, स्कूल पे एक बच्चा जो है बैग लिए हुए खड़ा है, कहीं बोर्ड आप लगा होगा। रेलवे पटरी का देखते होंगे आप जो है कि यहाँ से रेल गुजरने वाली है, ऐसा कुछ आपको संकेत के माध्यम से बताया जाता है और आप उसको समझ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होता है, भाषा होता है। अब जो हर एक वस्तु की एक न कोई इकाई होती है, वह इकाई जिस पर आधारित होता है, जिससे वो बना होता है, जिस पर वह अवलंबित होता है। तो भाषा जो है, जैसे मान लीजिए आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी की एक छोटी इकाई होती है
और वह इकाई क्या होती है, सेकेंड होती है। छोटी इकाई हम कह सकते हैं, सेकेंड कह सकते हैं। तो उसके बाद मिनट, फिर घंटा आपके आते हैं। उससे भी छोटी अगर कहते हैं नैनो सेकेंड कहते हैं। हर एक मेजरमेंट में अपनी अपनी क्या होती है, छोटी इकाई होती है। तो ऐसे भी भाषा में भी क्या होती हैं, छोटी इकाई होती है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, इसको हमको आपको जानना है। तो देखिए, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं। ये देखिए, भाषा की इकाई के हम बारे में बात किए हैं। एक जो हम बात किए हैं वह ध्वनि के बारे में बात किए हैं, यहाँ पर ध्वनि के बारे में। इसके बाद वर्ण के बारे में बात किए, पुनः शब्द के और पुनः वाक्य के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया है। पहली चीज ध्वनि क्या होती है, जब तक हम किसी शब्द को, किसी वर्ण को लिख नहीं रहे हैं तब तक वह ध्वनि है। मैं बोल रहा हूँ, ये ध्वनि है। जब इसी को हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, यानी लिख देते हैं तो वर्ण हो जाता है। तो जब तक हम बोलते हैं, यानी किसी भी वस्तु के बोलने या किसी भी वस्तु की ध्वनि जो होती है, जो व्यक्त करते हैं, जिसको लिखा नहीं जाता है, केवल सुना जाता है, तब तक वह ध्वनि है। यानी यहाँ पर अगर ये हम कहें कि ध्वनि क्या है, भाषा के संदर्भ में अगर हम ध्वनि कहें तो भाषा के संदर्भ में ध्वनि जो है यह मौखिक रूप से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो किस रूप से हो रहा है, मौखिक रूप से यहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कह रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, यह जो है मौखिक रूप से छोटी इकाई है, यानी केवल बोला जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। तो ये मौखिक रूप से। अब ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं, यानी लिख देते हैं, तो क्या वर्ण हो जाते हैं। वर्णों में जब हम लिखते हैं तो यह जो है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। यानी अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो आपकी ध्वनि होगी। अगर बाय द वे मान लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं पूछा, लिख दिया लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण को ही हम लिखित रूप से भी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, लिखित रूप से। तो चाहे आप लिखित रूप से कहिए या आप भाषा की सबसे छोटी इकाई कहिए, बात एक ही है। तो यहां पर जो है, अब ये जो है वर्ण का निर्माण हुआ, वर्ण हम कहे, और वर्णों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। यानी अगर ये कहा जाए कि वर्ण होते हैं, अगर मान लीजिए क आपके वर्ण हैं और ख आपके वर्ण हैं, ग आपके वर्ण हैं, ख ग ये सभी क्या हैं, आपके वर्ण हैं। म आपके वर्ण हैं, ल आपके वर्ण हैं, र आपके वर्ण हैं, सभी क्या हैं, वर्ण हैं। और ये कहा जाए कि इन्हीं वर्णों से, यानी वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी वर्णों को हम एक जगह रख देते हैं लेकिन व्यवस्थित रूप से रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं, शब्द पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो आपको ये मिलेगा शब्द पर। शब्द पर अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए वर्णों का जो वर्ण जो जब मिलते हैं
तो वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। लेकिन यह वर्ण जो है कैसा हो, अगर मान लीजिए लिखा गया हो, श लिखा गया हो, र लिखा गया हो और ह लिखा गया हो, ठीक है, अगर ऐसा लिखा गया है तो अब ये जो है आपको, ये अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन इन वर्णों को हम एक जगह व्यवस्थित कर देते हैं। मान लीजिए इसको हमने लिख दिया, श लिख दिया, फिर ह लिखा, फिर र लिखा और हम एक जगह मिला दिए, तो ये क्या बन गया, हमारा शहर बन गया। यानी एक जो है शब्द बन गया, और ये शब्द कैसा है, सार्थक शब्द है। अगर मान लीजिए हम इसी को, इन्हीं वर्णों को ह, अगर स, फिर र, हसर कर दें, तो ये क्या है, एक शब्द तो बना, लेकिन ये क्या है, निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण को जो हम रखते हैं वह सार्थक रूप में अगर अर्थ निकलता है तभी वह शब्द कहलाता है, अन्यथा शब्द नहीं कहलाएगा। तो वर्णों का अर्थ सार्थक हो तभी अगर हम उसको एक एकत्रित करते हैं तो वह शब्द कहलाएगा। तो यानी यहाँ शब्द चूंकि सार्थक और निरर्थक दो होते हैं, निरर्थक बिना अर्थ के होते हैं, सार्थक माने अर्थ के साथ होते हैं, तो उसे हम सार्थक कहते हैं। तो वर्ण से मिलकर के क्या बना है, यानी वर्ण से मिलकर के बना क्या, शब्द बना, ठीक है। अब यही शब्द जो है ये भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई है, सार्थक रूप से ये सबसे छोटी इकाई है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, यहां पर आइए, तो यहां पर ये देखिए, मैंने ध्वनि को ये बताया कि ध्वनि में क्या होते हैं, मौखिक रूप से क्या है, यह ध्वनि मौखिक रूप से छोटी इकाई है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या इसे हमने कहा कि लिखित रूप से ये सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर शब्द के बारे में पूछा जाए और कहा जाए शब्द क्या है, तो सार्थक रूप से क्या होगा, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा, शब्द होगा। तो आपको मैंने 3 यहाँ शब्दावलियों पर बात किया, ध्वनि के बारे में, ये मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई हो गई, और शब्द क्या हो गए, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। यानी यह सार्थक रूप से यह छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इन्हीं शब्दों से मिल करके हमारा क्या बनता है, वाक्य का निर्माण होता है। यानी हम किसको करते हैं, वाक्य को देखते हैं, वाक्य को लिखते हैं, वाक्य में हम समझते हैं। तो ये जो है इकाई के संदर्भ में हमने बात किया। अब यहां पर देखिए ये वर्ण है, तो वर्णों का जो रूप हुआ, यानी हम अगर वर्ण की बात किए तो वर्णों का यहां जो रूप हुआ, इसको देखें। अब इसे हम वर्ण लिखे, मान लीजिए कोई हमने वर्ण लिखा, हमने क लिखा, वर्ण लिखा, और इस वर्ण को मैंने क लिखा, ख लिखा, ग लिखा, कुछ भी लिखा, त लिखा, प लिखा, म लिखा, ऐसा लिखा। तो वर्णों, अगर हम वर्णों को व्यवस्थित करते हैं, वर्णों को एक रूप में ला देते हैं, तो क्या उसे हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ जो दिया गया है ये कहा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी इन रूपों में क्या हुई है, बात हुआ है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके बारे में बात हुई है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि किसे कहते हैं, ये जरा देखा जाए, वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा, क लिखा, हमने यहां पर क लिखा, ख लिखा, ग लिखा, त लिखा,
थ लिखा, द लिखा, च लिखा, छ लिखा, ज लिखा। अब ये पूछा जाए क्या ये वर्णमाला है, आप क्या कहेंगे कि ये वर्णमाला है? तो ये आप कहेंगे ये वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। इतना तो छोड़िए, और इसको हम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। यहां पर ये देखिए, अगर मान लीजिए हमने लिखा क लिखा, हमने ग लिख दिया, हमने ख लिख दिया, हमने घ लिख दिया, हमने अंग लिख दिया, हमने च लिख दिया, हमने ज लिख दिया, हमने छ लिख दिया, हमने झ लिख दिया, हमने इ लिख दिया। तो इसमें ही अगर हम ये पूछें कि क्या ये वर्णमाला है, तो आप कहेंगे कि ये वर्णमाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसमें व्यवस्थित रूप नहीं है, इसलिए वर्णमाला नहीं है। तो वर्णों का समूह ही वर्णमाला नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप ही वर्णमाला होता है। तो अब वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप, वर्णों का क्रमबद्ध स्वरूप ही वर्णमाला होगा। तो कौन सा होगा? अब इसी को हम देखते हैं। तो अगर हम क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं, अगर हमने क लिख दिया, ख लिख दिया, ग लिख दिया, घ लिख दिया, अंग लिख दिया, फिर च लिख दिया, छ लिख दिया, ज लिख दिया, झ लिख दिया, इ लिख दिया, फिर ट लिख दिया, ठ लिख दिया, ऐसे हम पूरा लिखते चले जाएं, तो ये क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। यानी यहाँ पर अगर हम परिभाषा लिखें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब इसी वर्णमाला को हमने विभाजित किया है। अब इसी वर्णमाला को हमने क्या किया है? विभाजित किया है। ये जो हमारे क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ अ ऐसे हैं, ट ठ ड ढ ड़ या त थ द ध न, ऐसे जो भी वर्णमाला हैं, इसको हमने विभाजित कर दिया है। और वह विभाजित कितने रूपों में किया है? वह विभाजित हमने 3 रूपों में किया है। तो वो विभाजन कितने रूपों में हो रहा है? 3 रूपों में हो रहा है। कौन कौन से रूप हो रहे हैं ये देखिए। यानी इसी वर्णमाला को हमने 3 रूपों में विभाजित किया है। वह विभाजन जो हुआ है स्वर के रूप में हुआ है पहला, दूसरा अयोगवाह के रूप में, और तीसरा व्यंजन के रूप में हुआ है। यानी स्वर के रूप में इसका विभाजन होता है, अयोगवाह के रूप में विभाजन होता है, और व्यंजन के रूप में विभाजन होता है। तो अब हम ये देखेंगे, अगर स्वर के रूप में विभाजन हुआ तो स्वर किसे कहते हैं और इसके भेद कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अयोगवाह जो होता है, यह कौन से वर्ण अयोगवाह होते हैं, किसने अयोगवाह नाम दिया, इस पर हम बात करेंगे। और व्यंजन के बारे में बात करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन का विभाजन किन किन रूपों में होता है। तो यहाँ पर हम अगले पर टॉपिक पे चलते हैं, यानी स्वर पर चलते हैं। तो स्वर का एक बार परिचय दिया जाए। यहाँ पर ये देखिए कि लिखा है स्वर परिचय, ठीक है, यानी स्वर का परिचय किया जाए। तो पहली चीज ये जानिए, स्वर जो होते हैं वे स्वी धातु से बने होते हैं। स्वर किससे बने होते हैं? यह स्वर जो है यह स्वी धातु से बना होता है, और स्वी का अर्थ होता है स्वतंत्र। यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में जो वायु की मात्रा होती है, जो वायु की गति होती है, वह अब स्वतंत्र होती है, वह अबाध गति से निकलती है। यानी जब हम जिन वर्णों को उच्चरित करने के लिए
किसी बात कोई बाधा नहीं पड़ती है या उसका उच्चारण अबाध गति से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वर की सत्ता क्या होती है? स्वतंत्र होती है। यानी स्वर जो होते हैं, अगर इसके हम पॉइंट पर बात करते हैं तो स्वर क्या होते हैं? स्वर यह स्वतंत्र होते हैं, ये तो क्लियर है, स्वतंत्र होते हैं। चलिए, स्वतंत्र होते हैं। यह अबाध गति से बोले जाते हैं, पहला। दूसरा, अबाध गति से बोले जाते हैं। अबाध गति का मतलब क्या हुआ? बिना बाधा के इनका उच्चारण होता है। और तीसरा, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है वह टोटल 11 होती है। यानी कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब ये 11 हैं तो कौन कौन से हैं, ये हमको दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन से स्वर हैं जो 11 होते हैं। हालांकि कुछ किताबें 13 स्वर लिखी हुई हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या 13 नहीं होती है, 11 ही होती है। तो उन 11 को देखते हैं। जो लोग 13 लिखते हैं वो किन वर्णों को मिला करके 13 लिखते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और जो भी पढ़ेंगे वह क्लियर पढ़ेंगे। तो आइए पहली चीज हम स्वर को देखते हैं कि कौन कौन से स्वर इसमें होते हैं। यहां पर अब ये देखिए, स्वर के अंतर्गत मैंने बताया कौन कौन से स्वर होते हैं, इसको देखा जाए तो आप बचपन से ही पढ़े हुए हैं। अ होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, पुनः ए, ओ, औ, अंग, अह। यही क्या है? आप पढ़े हुए हैं, स्वर के रूप में पढ़े हुए हैं। ठीक है। यहां पर ये देखिए, यहां पे थोड़ा सा हम आपको देखेंगे, इसकी संख्या गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी यहां तक हमने क्या लिख दिया? इस दोनों को लेकर के हमने 13 लिखा है। मैंने बताया स्वरों की संख्या 11 होती है। तो आप ये देखिए कि इसको मैंने अलग कर दिया है। क्यों अलग किया है? जो लोग 13 लिख रहे हैं वह इसलिए 13 लिख रहे हैं कि इन दोनों को काउंट कर ले रहे हैं। काउंट हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे, तब आपको पूरी चीजें समझ में आएगी कि क्यों 11 स्वर ही होते हैं। अब यहां पर देखिए कि अ होते हैं। अब हमको स्वर यहीं तक आपको मिलेंगे, और यहीं तक जब मिलेंगे तो इनकी संख्या क्या होगी? 11 होगी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब हम जो भी विभाजन करेंगे वह इसी 11 में ही हम विभाजन करेंगे। चाहे वह किसी आधार पर बात करें, चाहे ओष्ठाकृति के आधार पर करें, चाहे मुखाकृति के आधार पर करें, चाहे अग्रस्वर बात करें, चाहे पश्च स्वर, चाहे मध्य स्वर, चाहे वर्तुल स्वर या अवर्तुल स्वर, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, किसी में अगर हम विभाजन करते हैं तो इसी स्वर को ही हम विभाजन करेंगे। तो पहले जो है इस स्वरों को हम देखते हैं, तो इनको भिन्न भिन्न रूपों में हम देखते हैं विभाजन करके
कि कौन कौन से इसके विभाजन होते हैं। उसके बाद हम इसको अलग रूप में यानी जो देखेंगे वह देखा जाएगा कि पुनः टोटल कैसे होते हैं और क्या क्या इसमें हैं। तो आइए हम इसके स्वर के विभाजन पर चलते हैं। तो स्वर के जब हम विभाजन पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि स्वर परिचय में मैंने स्वर भेद लिखा है। तो पहला इसमें आता है कि मात्रा के आधार पर स्वर की बात की गई है। मात्रा के आधार पर स्वर की बात की गई है। देखिए, इसमें भी बहुत सारे विद्वान कंफ्यूजन में हैं, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ किताबें जो हैं आपको लिख दी हुई हैं और बहुत लोग इसको बता भी दिए हैं। मात्रा के आधार पर स्वर और उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रायः आप किताबों में एक ही पा जाते हैं, जिससे थोड़ी सी भ्रम की स्थिति आपके अंदर आ जाती है। इसलिए मात्रा के आधार पर अलग है और उच्चारण अवधि के आधार पर अलग है। मैं यहाँ पर एक एक करके इसको आपको समझा दे रहा हूँ। मात्रा के आधार पर स्वर एक विभाजन इसका होता है। तो ये कह रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम मात्रा के आधार पर स्वर को कितने भागों में, दो भागों में। पहला मात्रा होता है ह्रस्व मात्रा, यानी इसी को हम लघु मात्रा कहते हैं। ठीक है, लघु। और दूसरा होता है दीर्घ मात्रा, इसी को हम गुरु मात्रा कहते हैं। जब आप छंद पढ़ेंगे, ठीक, जब आप छंद पढ़ेंगे तो छंद में क्या होगा, यह मात्रा आएगी। तो लघु मात्रा को 1 नंबर ऐसे और गुरु मात्रा को इंग्लिश का ऐसे यस बना देते हैं, तो ये गुरु मात्रा हो जाती है। तो किसी भी स्वर का अगर मात्रा लगेगा तो या तो वह 1 मात्रा लगेगा या तो वह 2 मात्रा लगेगा। 2 मात्रा मतलब गुरु मात्रा और लघु मात्रा मतलब 1 मात्रा। जब हम छंद शास्त्र पढ़ेंगे और छंद शास्त्र में मात्रा, जैसे हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे, तो मात्रिक छंदों में कैसे आप ये जानेंगे कि यह दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है कि रोला है कि आपको उल्लाला है, कैसे यहाँ पे जानेंगे। तो आपको करना पड़ता है क्या कि आपको मात्रा लगाना पड़ता है। 1 मात्रा 2 मात्रा, तो कहाँ पर 1 मात्रा लगता है, कहाँ पर 2 मात्रा लगता है, यानी कहाँ पर लघु मात्रा लगेगा और कहाँ पर गुरु मात्रा लगेगा, आपको इसी को जानना होता है। अगर ये जान जाते हैं तो आपके छंद जो है क्लियर हो जाते हैं। तो उसी रूप में, तो मात्रा के आधार पर इसको जो विभाजन हुआ है 2 रूपों में किया गया है। अब जो है मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वह 10 होते हैं। यानी अगर मात्रिक स्वरों की संख्या पूछी जाए कि मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो मात्रिक स्वर जो होते हैं, मात्रिक स्वर यह कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अ को मात्रिक स्वर नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है? अ को मात्रिक स्वर नहीं माना जाता है, इसको निकाल दिया जाता है। अ को जब निकाल देंगे तो आपके 11 में से 1 निकल जाएगा, तो 10 बच जाएगा, और यही 10 मात्रिक स्वर होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का जो विभाजन हुआ वह 2 हुआ। कितने हुए? 2 हुए। एक जो है ह्रस्व मात्रा और एक जो है गुरु मात्रा, यानी ये विभाजन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, दूसरे पर हम आते हैं। कह रहे हैं कि ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन हुआ। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो विभाजन हुआ, ओष्ठ मतलब होता है ओठ आपका, ओठ की आकृति के आधार पर स्वर का विभाजन। ओठ की आकृति कैसी? जैसी आकृति बनेगी वैसा ही स्वर का उच्चारण होगा।
तो ये कह रहे हैं कि ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी ओठ की आकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। एक जो है वर्तुल है, यानी वर्तुलाकार, और एक वर्तुल को ही हम वृत्ताकार कहते हैं। वर्तुल मतलब होता है गोला, गोल वर्तुल, और वृत्त मतलब भी क्या होता है? गोल ही होता है। तो यानी वर्तुलाकार, और या उसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार। वर्तुलाकार को ही हम वृत्ताकार कहते हैं जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ओठ की आकृति कुछ गोल बन जाती है। ठीक है, यानी इसकी आकृति गोलाकार वर्तुल के आकार का बन जाए तो उसे हम वर्तुलाकार या उसे हम वृत्ताकार कहते हैं। तो इसमें जो शामिल होते हैं वह ऊ शामिल। ऊ को बोलेंगे तो आपको देखिए ओठ क्या है? आपके गोलाकार बन जाएंगे। ऊ यानी छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ओ, यहां पर देखिए क्या है? ओ है। ठीक है, ओ, और ये क्या है? औ है। यानी इन चार जो ये स्वर हमारे हैं, इन चार स्वरों को ऊ, ओ, औ जो होते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे ओठ की आकृति वर्तुल हो जाती है, यानी गोलाकार हो जाती है। इसलिए इसे हम वर्तुलाकार या वृत्ताकार स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो यानी ओष्ठाकृति के आधार पर भी मैंने दो भागों में विभाजित किया, और यह विभाजन पहला वर्तुलाकार हो गया, दूसरा कह रहे हैं अवर्तुलाकार है। क्या है? दूसरा अवर्तुल है या अवृत्ताकार है, जिसमें वृत्त नहीं बनता है, जिसमें वर्तुल नहीं बनता है, तो उसे हम अवर्तुलाकार कहते हैं। इसके अंतर्गत जो शामिल होते हैं वह जो शामिल होते हैं, अब यह निकल जाएंगे, यानी यह कितने हो गए? 4 हो गए। अब स्वाभाविक सी बात है, बचेगा क्या? 7। जो बचेगा उसी को आप देख लीजिए। तो अ, आ, ई, री, ए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ 7 हो गया, और टोटल मिलाकर कितना हो गया? 11 हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो 11 स्वर हैं, इन्हीं स्वरों का ही हम विभाजन करेंगे, यानी भिन्न भिन्न आधारों पर हम विभाजन करेंगे, लेकिन स्वर कितने रहेंगे? 11 ही होंगे। तो ओष्ठाकृति के आधार पर दो भागों में वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार या अवृत्ताकार के रूप में विभाजन किया गया है। जब इसको हम बोलेंगे अ, आ, ई, री, ए, तो इसमें ओठ जो है वर्तुल यानी गोलाकार नहीं बनेगा, इसलिए इसे हम अवर्तुलाकार या अवृत्ताकार के नाम से जानते हैं। अगला विभाजन, अगला जो विभाजन होता है, यानी हमने मात्रा के आधार पर बता दिया एक, दूसरा बताया ओष्ठाकृति के आधार पर, ये दो भाग विभाजित हुए हैं। तीसरा हम बता रहे हैं आपको जिह्वा के आधार पर, सर जिह्वा के आधार पर। अब यहां पर देखिए जीभ के आधार पर स्वरों का जो है ये विभाजन हो रहा है। तो जीभ के आधार पर कैसे स्वर का विभाजन हो रहा है इसको देखा जाए। यहां पर जीभ के आधार पर, तो अब जिह्वा यानी जो हमारी जीभ है, इनके द्वारा इसके आधार पर 3 भाग विभाजित किए गए हैं। जिह्वा के आधार पर कितना? 3 भागों में। पहला क्या है? अग्रस्वर है, ठीक है। दूसरा क्या है? मध्य स्वर है, और तीसरा क्या है? पश्च स्वर है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जब उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है, जीभ का अगला भाग जब सक्रिय होगा तो उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जब स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है तो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, और जब पिछला भाग सक्रिय होता है तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। यानी जीभ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। तो अग्रस्वर में क्या है? हम जब बोलते हैं तो ई यानी अगला भाग
ई री ए, यानी अगला भाग सक्रिय होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है। मध्य स्वर में केवल एक स्वर शामिल किए जाते हैं, अ को शामिल किया जाता है मध्य स्वरों में, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। पश्च स्वर में आ उ ओ औ, यानी यहां पर भी क्या है? 5 शामिल किए जाते हैं। आप इसको काउंट करेंगे तो यहां भी क्या आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। यानी पुनः मैंने बताया कि यही 11 क्या होते हैं? भिन्न भिन्न आधारों पर विभाजित होते हैं। तो जिह्वा के यानी जीभ के आधार पर इसका विभाजन अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर में आ उ ओ औ को शामिल किया जाता है। तो ये हमारे ऐसे विभाजन रहे जो स्वर के भिन्न भिन्न आधारों पर हम क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। तो यहां मैंने आपको 3 विभाजन बता चुका, मात्रा, ओष्ठाकृत और जिह्वा के आधार पर। अगला हम विभाजन चलते हैं, अगले विभाजन को देखते हैं। अगला विभाजन है उच्चारण अवधि के आधार पर विभाजन। ये बड़ा ही प्रसिद्ध, बड़ा ही फेमस यह है और अक्सर जो है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल तो जिह्वा के आधार पर भी पूछा जा रहा है, ओष्ठाकृत के आधार पर भी पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको स्वर के बारे में डिटेल बताया है। यहां पर देखिए, उच्चारण अवधि के आधार पर हम स्वर का विभाजन कर रहे हैं। तो पहला जो विभाजन हो रहा है ये ह्रस्व स्वर हो रहा है। इसमें जो है ह्रस्व स्वर हो रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि उच्चारण के द्वारा, यानी हम कितनी देर तक उच्चारण करते हैं उसके द्वारा जो समय लगता है उच्चारण में, उसके आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। तो यहां एक कह रहे हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम कहते हैं मूल स्वर। इसका एक नाम क्या है? मूल स्वर। इसका एक नाम और है, मूल स्वर को ही हम क्या कहते हैं? आधार स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? आधार स्वर कहते हैं, या इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। कौन सा स्वर कह सकते हैं? एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। अब चाहे आप मूल स्वर कहिए या ह्रस्व स्वर कहिए या आप आधार स्वर कहिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आएगा कौन? क्या आएगा? इसको देखा जाता है कि इसके अंतर्गत क्या आएंगे। यहां पर देखिए, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, यानी ये जो होते हैं, यहां पर मूल स्वर क्या होते हैं? जिस पर पूरा का पूरा स्वर टिका हुआ वही मूल होगा। जिस पर पूरे स्वर आधारित हो, अवलंबित हो, उसे हम आधार स्वर कहेंगे। बात ह्रस्व स्वर की हुई होगी। या जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है शामिल किए जो जाते हैं वह वर्ण होते हैं, अ होता है, इसके बाद छोटी ई होता है, पुनः छोटा ऊ होता है और री होता है। यह 4 जो होते हैं ये क्या होते हैं? आधार स्वर होते हैं, जिस पर आधारित होता है, पूरा स्वर आधारित है, इसलिए इसे हम आधार स्वर कहते हैं। तो आप चाहे इसे मूल स्वर कहिए या इसे क्या कहिए? आधार स्वर कहिए, बात एक ही है। अब दूसरे पर हम आते हैं, यानी दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। ठीक है। तो दीर्घ स्वर में हम चलते हैं कि दीर्घ स्वर में क्या क्या शामिल होते हैं, इसको हम देखते हैं। दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यानी दीर्घ स्वर हुआ तो दीर्घ स्वर को हम किन स्वरों के नाम से जानते हैं? सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये जो दीर्घ स्वर है,
दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा या मूल स्वर की अपेक्षा या आधार स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, या उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। यहां पर देखिए, इसके अंतर्गत दीर्घ स्वरों के अंतर्गत जो शामिल होते हैं वह आ को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? वह आ को शामिल किया जाता है, दीर्घ स्वर। आ को शामिल किया जाता है, बड़ी ई को शामिल किया जाता है और बड़ा ऊ को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको शामिल किया जाता है। अब यहां पर ये देखिए, आ को क्यों दीर्घ या सजातीय बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसको आप देखिए, इसका आ का जो निर्माण हो रहा है वह अ धन अ से हो रहा है, अ धन अ से हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा अलग से बना देते हैं। हम आपको दीर्घ स्वर पढ़ा रहे हैं, दीर्घ स्वर पढ़ा रहे हैं। दीर्घ स्वर को हम स्पष्ट देख लेते हैं। कौन कौन से स्वर शामिल है दीर्घ में? आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। ये 3 हमारे किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। हम सजातीय स्वर क्यों कह रहे हैं, इसको देख लेते हैं। सजाती इसलिए कह रहे हैं, आ का जो निर्माण होता है अ धन अ से होता है, ई का जो निर्माण होता है ई धन ई से होता है, ऊ का जो निर्माण होता है ऊ धन ऊ से होता है। यहां पर आप देखिए कि 3 जो अ और अ हैं एक ही जाति के हैं, यानी एक ही स्वर है। ई एक ही स्वर है, ऊ एक ही स्वर है। इसलिए हमने क्या कह दिया, ये सजातीय स्वर हैं, एक ही जाति के स्वर हैं और यह मिल करके एक नए स्वर यानी आ, ई और बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। यहां पर जो है दीर्घ स्वर इसलिए, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, या उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? 3 स्वर आते हैं, 1 2 3। ह्रस्व स्वर में मैंने कितने स्वर पढ़ा? 4 पढ़ा था, 4। और दीर्घ स्वर में कितना पढ़ा? 3 पढ़ा। 4 3 7। ठीक है, ये हो गए आपके। अब कितने बच जाते हैं? अब 4 स्वर और बच जाते हैं। तो जो 4 स्वर बचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, या उसे हम क्या विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। क्या कह रहे हैं? उसे हम संयुक्त स्वर कह रहे हैं, या उसे हम विजातीय स्वर के नाम से भी जान रहे हैं। अब या तो संयुक्त या तो विजातीय। तो इसके अंतर्गत जो बच जाते हैं उसी को हम नोट कर लेते हैं। यानी बचता कौन है? ए बचता है, ए बचता है, ओ बचता है और औ बच जाता है, ओ बच जाता है। ठीक है, ये आपके 4 जो है संयुक्त या विजातीय स्वर हो जाते हैं। अब इसका निर्माण किससे होता है? ए का, ए का, ओ का और औ का। इससे निर्माण किससे होता है? तो ए का जो निर्माण होता है वह अ धन ई से होता है। ओ ए का निर्माण किससे होता है? अ धन ए से होता है। ओ का जो निर्माण होता है अ धन ऊ से होता है। औ का जो निर्माण होता है अ धन ओ से होता है। ठीक है, ये जो है संयुक्त हो रहे हैं। यहां पर ये देखिए कि जो मिलन हो रहा है वो संयुक्त मिलन हो रहा है। तो संयुक्त मिलन यानी स्वर का मिलन संयुक्त हुआ
तो उसे हम संयुक्त स्वर कहे। या विजातीय कह रहे हैं कि विजाति यानी दूसरी जाति के स्वर से मिलकर इसका निर्माण हुआ। तो दूसरी जाति यानी यहाँ पर अ है और यहाँ पर ए है, ये भिन्न भिन्न स्वर हैं और यह मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे हम विजातीय भी कहते हैं। तो आप संयुक्त कहिए या विजाति कहिए, यह इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ए ऐ ओ औ। तो 7 मैंने वहाँ देखा, 7 4 11 स्वर आपके यहाँ भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब ये देखिए संयुक्त स्वर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। हम चलते हैं, क्योंकि इसको लेकर के आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन किताबों ने कर दिया है, इसलिए इस पर थोड़ा हम डिटेल चर्चा आपसे करना चाहते हैं। इसमें है क्या कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कुछ किताबें 3 लिखती हैं, कुछ किताबें 7 लिखती हैं, अपने अपने अनुरूप है, मतानुरूप है। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिए, तब इसके निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। हम अगर दीर्घ स्वर, मैंने पढ़ाया आपको, दीर्घ जो स्वर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? आ होते हैं, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। ये मैंने आपको दीर्घ स्वर में पढ़ाया है, ठीक है। और इनका निर्माण किससे हो रहा है? इसका निर्माण अ धन अ से हो रहा है। इसका निर्माण किससे हो रहा है? ई धन ई से हो रहा है। इसका निर्माण ऊ धन ऊ से हो रहा है। यहां पर एक बात हुई। दूसरे पर हम आते हैं, संयुक्त स्वर पर आते हैं। संयुक्त स्वर पर आते हैं। संयुक्त स्वर में क्या है? ए को शामिल किया जाता है। तो ए का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? ए का, फिर ए को शामिल किया जाता है, ओ को शामिल किया जाता है और औ को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं, संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ए का जो निर्माण हो रहा है वह अ धन ई से हो रहा है। ए का निर्माण जो हो रहा है अ धन ए से हो रहा है। ओ का निर्माण जो हो रहा है अ धन ऊ से हो रहा है और औ का निर्माण अ धन ओ से हो रहा है, इससे हो रहा है। ये आपके हैं। पूछा गया है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। मैंने दीर्घ स्वर में आपको बताया क्या है इसके पीछे कि 3 होती है, आ होते हैं, ई होते हैं, ऊ होते हैं, ठीक। संयुक्त स्वर में भी मैंने पढ़ाया, ऐसा ही आपको होता है। तो कहां से ये कंफ्यूजन आ गया कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जो आप प्रायः किताबें भी लिखी हैं, टीचर भी कुछ बता भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। कहां से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बस इसको समझ लीजिए, और कैसा पूछा जाएगा तो कौन सा उत्तर होगा। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, क्लियर है। क्यों? यहां पर ये देखिए कि जो ये हमारा स्वर है, एक स्वर अ हुआ, एक स्वर अ हुआ, यानी यहां पर 2 स्वर मिले, ठीक है। 2 स्वर मिल रहे हैं तो एक स्वर का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लाल रंग का एक लाल गिलास ले लीजिए जी, एक गिलास लीजिए जिसमें लाल कलर भरा हो। एक ऐसा गिलास लीजिए जिसमें लाल कलर भरा हो, यानी 2 गिलास लाल रंग से भरे हुए गिलास को आप ले लीजिए, ठीक है। ये लाल लाल दोनों हैं, यानी ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, दोनों को मिला दीजिए तो कितने गिलास का निर्माण हो जाएगा? 2 गिलास।
कौन सा रंग? लाल रंग, यानी रंग जो बनेगा वह लाल रंग बनेगा। 2 गिलास बना, तो यानी इन दोनों को मिला दिए तो मैंने यह आ बन गए, यानी 2 गिलास बन गया। ई मिला दिए, लाल लाल मिला दिए तो बड़ी ई बन गया। बड़ी ई बन गया मतलब दीर्घ हो गया। 2 गिलासे भी मिलाए, ये भी 1 गिलास हो गया, यानी दीर्घ हो गया, वो बन गया। यहां पर कह रहे हैं ये संयुक्त स्वर है। यहां पर लाल लाल ही मिलाए, लेकिन क्यों? क्योंकि यह भी अ था, यह भी अ था, ये ई था, ये ई था, ये ऊ था, ये ऊ था, इसलिए यहां पर भी 2 गिलास मिक्स करना है, लेकिन एक लाल रंग मिक्स करना है और एक हरा रंग मिक्स करना है। यहां अलग अलग रंग मिक्स करना है। मान लीजिए लाल रंग आपका यह है, हरा रंग ये है। अब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो दोनों 1 गिलास यह मिक्स हो रहा है, 1 गिलास यह मिक्स हो रहा है। बन कितने रहे हैं? 2 गिलास ही बन रहे हैं। ये अलग बात है, ये दोनों मिल रहे हैं तो काले रंग का निर्माण हो रहा है, एक अलग रंग का निर्माण हो जा रहा है। लेकिन ओवरऑल काउंटिंग अगर देखेंगे तो यहां पर भी 2 गिलास बना, यहां पर भी 2 गिलास बना। तो क्वांटिटी के आधार पर ये भी क्या है? 2 स्वरों का मेल है, ये भी 2 स्वरों का मेल है। लेकिन ये समान स्वर हैं, इसलिए दीर्घ हो जा रहे हैं। ये असमान स्वर हैं, यानी विजातीय स्वर हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त, जब 2 भिन्न भिन्न स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे हम संयुक्त मिलन कहते हैं। यानी ऐसे मिलन को हम संयुक्त मिलन कहते हैं, दीर्घ मिलन नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गंगा जी आती हैं और एक तरफ से गंगा जी आजी, दोनों तरफ से गंगा जी आकर के मिलती हैं तो गंगा की ही धारा बनेगी। लेकिन एक तरफ से गंगा जी आती हैं, दूसरी तरफ से यमुना जी आती हैं, और दोनों जब मिलती हैं तो वह जो मिलन होगा वो संयुक्त मिलन होगा, और उसका नाम एक अलग हो जाएगा, संगम हो जाएगा, जो प्रयागराज में आपके है। तो यहां पर देखिए ओवरऑल काउंटिंग जो है ये 2 गिलास का, यहां भी 2 गिलास, यहां भी 2 गिलास, यहां भी 2 गिलास, तो 2 गिलास के आधार पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। क्यों? दीर्घ की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। संयुक्त की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यह दोनों मिलकर के कितने गिलास, यानी 7 का निर्माण कर लेते हैं। तो उस आधार पर जो है कितने स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 हो जाएगी। लेकिन एक काउंटिंग के आधार पर है, उच्चारण अवधि के आधार पर है। उच्चारण अवधि में जो हम देखेंगे उस आधार पर है, मूल रूप से ऐसा नहीं है। मूल रूप से क्या है? दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ तभी नाम दिया जा रहा है जब समान स्वर मिल रहे हैं, यह और यह मिल रहे हैं तो ये विजातीय स्वर हो जा रहे हैं, इसलिए इसे संयुक्त नाम दिया। नहीं तो यहां भी दीर्घ नाम दे दिया गया होता। क्यों इसे हम संयुक्त नाम दिए हैं? क्योंकि ये भिन्न भिन्न स्वर मिल रहे हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इस दृष्टि से यह 4, यह 3। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो यहां देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ संख्या। मान लीजिए ऑप्शन बनाया गया, पूछा है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए बनाया गया 3, बी बनाया गया 4, सी बनाया गया 7, डी बनाया गया 6। क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए बनाया गया 5, बी बनाया गया 3,
बी बनाया गया 3, सी बनाया गया 11 और डी बनाया गया 7। यहां पर बी बनाया गया है 4। ठीक है। अब आपको यहां पर बताना है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। संभवतः आज समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन एक है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, दूसरा क्वेश्चन है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या यहां देखिए ऑप्शन में, एक ऑप्शन में क्या है, 3 भी है और 7 भी है, 3 भी है और 7 भी है। यहां पर दीर्घ स्वरों की संख्या जो होगी वह क्या होगी, 3 होगी। जब भी ऑप्शन में 3 रहेंगे तो आप दीर्घ स्वरों की संख्या 3, क्योंकि दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं, 7 नहीं होते हैं। अब यहां पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर 3 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे, क्योंकि ओवरऑल तब काउंटिंग के आधार पर हमने दीर्घ स्वर का इसको ले लिया है और उत्तर मार दिए, 7 मार दिए। ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछना और ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा उत्तर इसको करेंगे। यानी ये हमारे क्या हो गए, इसकी संख्या हो गई। अब मान लीजिए कि एक पूछा जाता है कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संधि स्वर कोई अलग नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, या दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर मिल जाते हैं। संधि स्वर में क्या होता है, यानी एक होता है संधि स्वर, जो अलग से मैं आपको बता दे रहा हूं। संधि स्वर में होता क्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, यानी दीर्घ स्वर और धन संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 3 और धन संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4, और यह मिलकर के कितनी हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं। यानी संधि स्वरों की संख्या कभी पूछा जाए तो कितना लगेगा, 7 लगेगा। यानी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, संधि स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या रहे, स्वर कैसे रहे, इसको मैंने आपको बताया है। तो संभवतः अब यहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि कौन से संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं या दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। आगे चलते हैं। उच्चारण अवधि के आधार पर ही एक स्वर है, प्लुत स्वर है। इसको देखते हैं कि प्लुत स्वर कौन से हैं और प्लुत स्वरों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, प्लुत स्वर जो होते हैं, ये जान लीजिए कि प्लुत स्वर की काउंटिंग नहीं होती है। प्लुत स्वर की काउंटिंग नहीं होती है, या तो इंग्लिश हिंदी के 3 नहीं तो अंग्रेजी के यस की तरह हम क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं, इसको हम जानते हैं। तो यहां पर जो है 3 प्लुत स्वर या इंग्लिश के यस की तरह भाषा को स्पष्ट करने के लिए, भाषा को समृद्ध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लुत स्वरों की सहायता लेते हैं। चूंकि भाषा हमारी स्पष्ट हो, जो हम लिखें वह हम उच्चरित करें, और जो हम उच्चरित करें वह लिखने की क्षमता भाषा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है अब प्लुत स्वर का आवश्यकता इसलिए पड़ा कि भाषा को हम स्पष्ट तरीके से लिख सकें। प्लुत स्वर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह किससे जाना जाता है, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर को हम यह विभाजन तो करते हैं, लेकिन इसकी संख्या को हम गिनते नहीं हैं। यहाँ तक मैंने आपको 11 काउंट करा दिए हैं। 4 आपके ह्रस्व स्वर, 3 आपके दीर्घ स्वर और 4 आपके संयुक्त स्वर। ये टोटल मिलकर के कितने होते हैं, 11 होते हैं, स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर पर बात करते हैं या त्रिमात्रिक स्वर पर बात करते हैं, तो इसे या तो 3 से लिखते हैं, हिंदी के 3 से, नहीं तो इंग्लिश के यस से निकलते हैं। अब क्यों लिखते हैं इसको हम देखते हैं।
क्योंकि भाषा को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, भाषा को स्पष्ट करने के लिए। जैसे हिंदी लेखन की जो परंपरा है वह परंपरा ऐसी है कि जो हम लिखें वह बोलें। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा ओम लिखा, हमने क्या लिखा, ओम लिखा, ऐसा हमने लिखा, ओम लिखा, तो ओ लिखा और इसके बाद यह हिंदी का 3 बनाते हैं, म बनाते हैं, ओम ऐसे लिखा जाता है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो अब आप देख लीजिएगा। तो ओ के बाद क्या है, खिंचावट है। ओ के बाद क्या है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देर तक बोला गया है, इसलिए इसको हम प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओम है। अगर आपने लिखा, जैसे मेढक कैसे बोलता है, मेढक बोलता है टर, ऐसे बोलता है, आप किताबों में ऐसे पाए होंगे। तो र के बाद क्या है, अभी ये कंटिन्यूटी बरकरार है, र के बाद अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लुत स्वरों या त्रिमात्रिक स्वरों की सहायता लेते हैं। इसकी काउंटिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन यह भाषा को समृद्ध बनाने का कार्य करता है। ऐसा अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी में क्या है कि जो हम बोलते हैं वो लिखते नहीं हैं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं हैं। हमने क्या लिखा, हमने टू लिखा, हमने टू लिखा और टू लिखा। प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर, कैसे हम जानेंगे कि यह टू का अर्थ क्या होगा, यह टू का अर्थ क्या होगा। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा आप नो बोल रहे हैं, आप इसको नो बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, कि क्या आप इसको नो बोल रहे हैं, कौन सा नो बोल रहे हैं। तो ये क्या है, जो हम लिख रहे हैं वो हम बोल नहीं रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो हम लिख नहीं रहे हैं। आपने आवर लिखा, लिखते हैं हावर, बोलते हैं आवर बोलते हैं। लिखते हैं लाज, LODGE, लिखते हैं LODGE लाज, लेकिन बोलते हैं लाज। जज लिखते हैं JUDGE लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं, लिखते हैं जडज, बोलते हैं जज बोलते हैं। तमाम ऐसी शब्दावलियां आपको मिल जाएंगी कि जो बोला जा रहा है वो लिखा नहीं जा रहा है, और जो लिखा जा रहा है वो बोला नहीं जा रहा है। लेकिन हिंदी देवनागरी जो है यह अपने आप को समृद्ध की है कि जो हम बोलें वह लिखें भी, और जो लिखें वह बोलें भी। इसलिए प्लुत स्वरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद से जो है, ये तो हमारे इस प्रकार से स्वर हुए। इसके बाद से हम क्या किए हैं, मुखाकृत के आधार पर शब्दों का हमने विभाजन किया है, यानी उच्चारण अवधि के आधार पर हमने बता दिया। अब क्या है, मुखाकृत के आधार पर स्वर का विभाजन, ये हमारा विभाजन हुआ। तो इसको भी हम 4 भागों में विभाजित कर दिए, संवृत्त के रूप में, अर्ध संवृत्त के रूप में, विवृत के रूप में, अर्ध विवृत के रूप में, यानी संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त, विवृत और अर्ध विवृत के रूप में हमने क्या किया, विभाजन किया है। यानी मुख की आकृति के आधार पर इसका विभाजन होता है। तो मुख की आकृति, संवृत्त मतलब होता है बंद, संवृत्त मतलब क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। यानी मुख की आकृति बंद हो तो इसमें कौन कौन से हो गए, ई री उ, यानी ये 4 जो स्वर हो गए यह संवृत्त स्वर हो गए। अर्ध संवृत्त यानी आधा बंद, ए और ओ हो गए, इसमें क्या हो गए, 2 हो गए, इसमें क्या हो गए, 4 हो गए। विवृत में केवल आ हो गया। विवृत मतलब होता है खुला हुआ, विवृत मतलब क्या होता है, खुला हुआ, यानी जिसमें मुख क्या हो जाए, खुल जाए। विवृत आ यानी इससे एक, अर्ध विवृत में अ ए ओ, यानी यह 3 शामिल होते हैं, यानी 4 2 6 7 3 10 आपके ये आते हैं, यानी 2 2 4 1 5 हो गया। 5 यहाँ पर देखिए, 5 2 7 1 8 3 11, टोटल कितने स्वर हो गए, 11 हो गए। यह जो आ है, आ पर मैंने ऐसे, ये चंद्र बिंदु नहीं है बल्कि यह आ है, ऐसे है, ऐसे है, और ये जो आ है इसे हम आगत स्वर कहते हैं।
आगत स्वर मतलब विदेशी स्वर, यह ओ का प्रोनाउंसिएशन करता है। ये बाद में ला करके जोड़ा गया है, हमारे स्वरों में ये शामिल नहीं होते हैं। तो कभी पूछा जाए आगत स्वर कौन से हैं या विदेशी स्वर कौन से हैं, तो यह आ पर आप आ लिखिएगा और आ पर क्या है अर्धचंद्र लगाइएगा। जैसे आपने बॉस लिखते हैं, BOSS लिखते हैं, लेकिन हिंदी में क्या करते हैं बॉस ऐसे बोल देते हैं। डॉक्टर लिखते हैं DOCTOR, तो डा पर क्या लगाते हैं आप ऐसे अर्धचंद्र लगाते हैं। तो इंग्लिश के ओ का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आ की तरह होता है, तो इसलिए इसे हम बाद में लाकर जोड़े, यह आगत स्वर कहे जाते हैं। तो इसको स्वरों में हम काउंट नहीं करते हैं, बाद में ला करके जोड़े हैं। यह आपके मुखाकृत के आधार पर संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर के रूप में इसका विभाजन हो जाता है। यानी ये हमारे क्या हो गए, टोटल क्या हो गए, विभाजन हो गए। यानी यहां से जो है हम पूरे स्वर को कितने भागों में, यानी इस रूप में स्वर को हमने इस रूप में, यानी यहां पर देख लीजिए स्वर को हमने मात्रा के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, इसके बाद जो है उच्चारण अवधि के आधार पर और मुखाकृत के आधार पर हमने पूरे स्वर को क्या किया, विभाजन कर दिया। अब इसके बाद जो है एक आपके और आते हैं, एक कुछ हम शब्दावली को लेते हैं और उस शब्दावली पर देखते हैं। एक होता है जिह्वा मूली होता है और एक होता है वर्ष यानी ऊपरी मसूड़ा होता है। तो जिह्वा मूली क्या कहते हैं, जिह्वा के मूल भाग से उच्चरित ध्वनियां ही क्या कहलाती हैं, जिह्वा मूली कहलाती हैं। यानी यहाँ पर जो है जिह्वा के मूल भाग से उच्चरित ध्वनियां जिह्वा मूली कहलाती। हिंदी में अरबी ध्वनियां क ख ग जिह्वा मूली हैं। इस क के नीचे क्या लगेगा, नुक्ता लगेगा। क के नीचे क्या लगेगा, नुक्ता लगेगा। यहाँ पर क ख ग, ये तीन जो है जिह्वा मूली के नाम से जानी जाती हैं। वर्ष समझिए, वर्ष मतलब होता है ऊपरी मसूड़ा होता है। जिन वर्गों, यहाँ पर जिन वर्णों होना चाहिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपरी दांतों व मसूड़ों के संधि स्थल को छूती हुई निकलती है, उसे वर्ष या दंत वर्ष कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ की ऊपरी दांतों, जहां पर ऊपर वाले दांत मिलते हैं और मसूड़ा मिलता है, दोनों का संधि स्थल होता है। जो आपके ऊपर वाले दांत हैं वो मिलता होगा, मसूड़े से मिलता होगा, तो उसी संधि स्थल को जब जिह्वा छूती है तो उसे वहां से जो उच्चारण होता है इसे हम वर्ष के नाम से जानते हैं, यानी ऊपरी मसूड़ा के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत तीन वर्ण को, यानी स को, र को और ल को शामिल किए जाते हैं। तो आप सरल याद कर सकते हैं, वर्ष में क्या है, सरल वर्ण को शामिल किया जाता है। यानी तीन स, र, ल, यानी तीन वर्णों को इसमें शामिल करते हैं। एक शब्दावली और बच जाती है जो मैंने बताया था आपको, अयोगवाह के रूप में बताया था। यहाँ पर मैंने आपको वह उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। यानी यहाँ पर अयोगवाह के बारे में जो मैंने विभाजन किया था स्वर का, तो उस स्वर के विभाजन में मैंने आपको अयोगवाह के बारे में नहीं बताया था। अयोगवाह यहाँ पर देखिए, अयोगवाह, अयोगवाह को हम क्या कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह को हम क्या कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। यानी इसका एक नाम होता है स्वर मिश्रित व्यंजन, इसको कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप अयोगवाह कहिए या स्वर मिश्रित व्यंजन कहिए, बात एक है। इसमें जो शामिल किए जाते हैं वह अंग को शामिल किया जाता है और अह को शामिल किया जाता है। यानी इन दो वर्णों को हम अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने अंग और अह को अयोगवाह के नाम से वह उच्चरित करते हैं या बताते हैं। कहते हैं योग
वाह यानी अयोग है, जो योग न हो फिर भी साथ साथ चलता है उसे हम अयोग वाह कहते हैं। या स्वरों के साथ जिसका मिश्रण हो और व्यंजनों के साथ भी मिश्रण हो लेकिन पूर्ण मिश्रण न हो तो वहाँ उसे हम स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। यानी अंग और अह जो होते हैं इनका पूरा मिश्रण नहीं होता है, चाहे वह स्वर के साथ हो और चाहे वह व्यंजन के साथ हो। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने लिखा है, आपने ये लिखा है, आपने चंचल लिखा है, ठीक है, आप चंचल लिखे हैं, तो ये नहीं है कि ये जो च है, च के बाद अंग नहीं आ रहा है, ऐसे आप नहीं लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। आप कैसा लिख रहे हैं, ये जो अंग है ना, इस अंग का ये जो ऊपरी वाला बिंदु है यही सिर्फ आप ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं। तो यह अपना आधा रूप ही यहाँ पर मेल कर रहा है, आधा रूप ही आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, आधा ही देने के कारण यह आधा स्वरों के साथ भी देंगे, आधा व्यंजन के साथ भी देंगे, इसलिए इसे हम योग नहीं हो रहे हैं, पूर्णतः योग नहीं, अयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दे रहा है, इसलिए अयोगवा हो गया। चाहे वह स्वरों के साथ मिले या व्यंजनों के साथ मिलता है, आधा ही मिलता है, इसलिए स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रातः लिखा, तो अब आप प्रातः जो है ऐसे नहीं लिखते हैं, आपने क्या किया, प्रातः लिखे तो यह केवल विसर्ग, यानी इस अह का क्या लिए, सिर्फ यह विसर्ग ले लिए, न कि पूरा अ लिए। तो आपने क्या लिख दिया, प्रातः लिख दिया, अब ने क्या लिख दिया, अतः लिख दिया, ठीक है, यानी केवल विसर्ग लिए, आधा ही लिए। कोई भी अगर हम शब्द लिखते हैं तो उसमें क्या है, हमने जो शब्द लिया है उस वर्ण का आधा भाग ही लिया, अंग का जो मैंने भाग लिया वह आधा ही लिया, इसलिए इसे हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं या स्वर मिश्रित व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। स्वर मिश्रित व्यंजन, जैसे मान लीजिए कि हम अगर शब्द कुछ भी लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपके मन में ये होगा कि अंश लिखते हैं, चलिए अंश लिखते हैं, आपने कहा यहां तो मैंने अंश अंग ले लिया है, ऐसा नहीं है, आप यहां भी यह अ ही लिए हैं और इस अंग का चूंकि आकृति में इसी के समान है इसलिए आपको लगा मैं अंग ले लिया हूं, लेकिन यहां पर इस अ को नहीं लिए हैं बल्कि इसका केवल बिंदु ही लिए हैं, तब यह लिखे हैं और यह अंश हो गया। चूंकि आकृति एक समान है इसलिए आपको लग रहा है कि मैं इसको उठा करके रख दिया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं इंसा, लिखते हैं इंसा लिखते हैं, अब यहां पर जो है, अब ये जो है ई चूंकि अलग आकृति है इसलिए आपको लगा कि इस अंग का मैंने केवल क्या लिया, बिंदु ले लिया है, तो आपको यहां पर जो यहां लेते हैं यहां भी अ पहले से है, इसका बिंदु ही लेते हैं, तब जाकर के हम इसको अंश लिखते हैं। तो स्वरों के साथ भी यह आधा ही मिलते हैं, यानी स्वर के साथ भी यह आधा ही दिए और व्यंजन के साथ भी आधा दिए, यानी कंगन मैंने लिखा तो यहाँ पर भी यह अपना बिंदु ही केवल दिए, इसलिए यह स्वर मिश्रित व्यंजन, यानी व्यंजनों के साथ भी आधा, स्वरों के साथ भी आधा ही रूप मिल रहा है, इसलिए इसे हम स्वर मिश्रित व्यंजन के नाम से जानते हैं। आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह जो स्वर भाग है ये डिटेल से मैंने पढ़ाया और समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है व्यंजन का अलग बना दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद।